अपने प्रायोजकों के बिना अधूरा होता है और मैं आज इस शाम के सभी स्पॉन्सर्स को धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले बंगाल रोइंग क्लब को थैंक यू करती हूँ फॉर द वेन्यू, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलीशियस फूड। एसोसिएट पार्टनर आकाश इंस्टीट्यूट एंड टी फाउंटेन। ट्रैवल पार्टनर एयरकॉम ट्रैवल्स। सेफ्टी पार्टनर बी श्योर। फूड पार्टनर द वॉल। ब्रॉडकास्ट पार्टनर सिटी केबल। रेडियो पार्टनर 93.5 रेड एफएम। पीआर पार्टनर मीडिया कनेक्ट। सोशल मीडिया पार्टनर क्रिएटिव मशीन्स। फोटोग्राफी पार्टनर मेक माई वेडिंग एंड इवेंट पार्टनर सैन एंटरटेनमेंट। ऊ पार्टनर सिवाइज। प्रिंट पार्टनर द प्रिंट फैक्ट्री CEI प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड एंड आर्ट प्रिंटिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं उनको बुलाना चाहूँगी जिसकी कल्पना को आज हम जीवित देख रहे हैं। सन्मार्ग हिंदी दैनिक को, जो पूर्वी भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय हिंदी दैनिक है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विवेक जी गुप्ता। सर, कृपया मंच पर आकर अपनी विचारधारा व्यक्त करें कि वाद संवाद का जन्म कैसे और क्यों किया गया। आप सबको नमस्कार, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यहाँ लवली सेटिंग, तो मैं खाली आप लोग सब आई थिंक आज इतने जो महान भाव यहाँ पर आए उन सबको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं स्वागत करना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे बिहाफ और सन्मार्ग परिवार के बिहाफ पे आप सब इनका स्वागत करें करतल ध्वनि या हाथ ताली, जो भी, या क्लैपिंग के साथ। राधा रमन दास जी, डॉक्टर आशीष कंदवे जी, हमारे तथागत रॉय जी, आरजे वशिष्ठ, डॉक्टर भिक्खू शमन जी, एंड माय फ्रेंड फॉर मेनी इयर्स नील। सन्मार्ग परिवार के ओर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद भी है। अच्छी हवा चल रही है, ठंड लग रही है, अपना अपना जैकेट वुलन जो भी लाएं पहन लीजिए। इस ठंड वाले मौसम को ये डिबेट जो है शायद गर्म करे, क्योंकि बात से गर्माहट होनी चाहिए, हमारे एक्शन से नहीं। ये हमारा वाद संवाद का इस बार दूसरा एडिशन है एंड वी आर वेरी प्राउड कि अब BRC के साथ मिलके हम लोग ये काम कर पा रहे हैं। इसका आइडिया हम लोगों को ऐसे आया कि हिंदी में हम लोग जब बातचीत करते हैं चाय के अड्डे पर, या बंगाल की जो भूमि है ये बहुत ओपिनियनेटेड भूमि है। यहाँ हर लोगों के पास कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है और वो हमेशा अपना ओपिनियन व्यक्त भी करते हैं और वो हमेशा अपने ओपिनियन को सही भी साबित करने में लगे रहते हैं। तो हम लोगों ने सोचा जब इतने ओपिनियन है तो क्यों ना उन ओपिनियन को स्टेज पे लाया जाए और महानुभावों को एक मौका दिया जाए कि वो लोग हम लोगों को किसी किसी इशू पे क्लैरिटी दे या किसी किसी इशू पर अपने विचार रखें। उनसे हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं। कोरोना काल में हम लोगों को डर भी लग रहा था कि लाइव इवेंट किया जाए कि ना किया जाए। कई लोगों ने किया हाइब्रिड किया जाए, बट मैं आज आप लोगों को यहाँ पर, मुझे एक भी कुर्सी खाली नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी के साथ हमारी पूरी टीम जो है वो लोग बोल रहे थे देखना कोई नहीं आएगा कोरोना के डर से, और आप लोग सब यहाँ आए तो कम से कम आज मैं घर जा सकूँगा, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं रात की कोई ट्रेन में पकड़ लेता। बट थैंक यू ऑल फॉर कमिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लीव ऑल ऑफ यू विद वन थॉट। यहाँ बहुत कुछ कहा जाएगा, सबके अपने अपने विचार हैं। इन विचारों को हम लोग सुने, उनको अपने अपने तरीके से समझें, तोड़े मरोड़े, मगर ये जो एक बहुत फाइन आर्ट, जो एक बहुत प्यारी सी कला है हम लोगों में, कि हम लोग कितने ही एक दूसरे के खिलाफ हों किसी भी टॉपिक पर, अंत में सब BRC का खाना एंजॉय करने के लिए साथ में आ जाएंगे। तो वही स्पिरिट में हम लोग इसको एंजॉय करें कि जो भी स्पीकर्स आ रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी बात सुने, बात को एंजॉय करें, हम एग्री करें, डिसएग्री करें, और अंत में यहाँ पे खाना का एंजॉय करें और हम लोग अपने अपने घर इन विचारों को लेके जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन्मार्ग हमेशा ही ऐसे मुद्दे को लेकर सवाल उठाता है जिसके बारे में सोचते तो सब है पर बोलता कोई भी नहीं है। और आज का हमारा विषय है हिंदू बोले हिंदी। वो भी कुछ ऐसा ही है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसके संचालक पे निर्भर करती है, क्योंकि मंच उन्हीं की बोली बोलने लगता है। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूँगी हमारी आज की संचालक मनोज्ञा जी लोईवाल का। मनोज्ञा जी लोईवाल को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रामनाथ गोयनका अवार्ड से पुरस्कृत ये अपने आप में एक मिसाल है। मनोज्ञा जी, मंच में आपका स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनोज्ञा जी से कि वो हमारे स्पीकर्स के बारे में हमें बताएं और उन्हें इस मंच पर बुलाएं। नमस्ते। नमस्ते क्यों? क्योंकि नमस्ते एक ऐसा शब्द है जो हिंदी में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। नमस्ते कहकर मैं आपका स्वागत कर रही हूँ। नमस्ते कहकर मैं उन सबका स्वागत कर रही हूँ जो यहाँ पर हैं और जो नहीं हैं और जो वर्चुअली जुड़ रहे हैं। कृपया सभी के लिए और अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। टॉपिक हम सबको पता है, लेकिन आखिरकार इस टॉपिक पर क्या होगा ये अगले कुछ मिनटों में, एक घंटे में पता लग जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ी सर्दी है तो गर्माहट देने के लिए ऐसे स्पीकर्स भी होंगे जो अपने आप में हर तरह के बम होंगे। बमबाजी के लिए तैयार हो जाएं। और सबसे पहले हम बुलाएंगे तथागत दा को, क्योंकि प्यार से उन्हें तथागत दा कहते हैं। हालांकि उनका आधिकारिक परिचय ये है। तथागत राय अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल श्री तथागत राय भारतीय जनता पार्टी के नेता, सिविल इंजीनियर, जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, इंजीनियरिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स और विवादों के मामले में विशेषज्ञ वकील तथा अंग्रेजी और बांग्ला में सामाजिक राजनीतिक विषयों के सशक्त लेखक हैं। इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी। लेकिन राजस्थान की एक निजी यूनिवर्सिटी जगदीश प्रसाद झाबरमठ टिब्रेवान यूनिवर्सिटी ने इन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री से सम्मानित किया है और त्रिपुरा से भी कई बार कई यूनिवर्सिटी से सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा ये अनेक पुरस्कारों से तो सम्मानित हुए हैं, लेकिन आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और ट्विटर पर भी ब्लू टिक हैंडल से कई बार शोभा बढ़ाते रहे हैं। इनको फैसिलिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री प्रशांत कनोडिया जी, प्रेसिडेंट बंगाल रोइंग क्लब। तालियां बजती रहे, थोड़ी ठंड भी कम लगेगी। हमारे अगले स्पीकर हैं डॉक्टर आशीष। सॉरी प्रशांत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 शब्द कहें प्लीज। Hello. Since the debate is in Hindi, I'll try to speak in Hindi today. मैं आप सभी का स्वागत वाद संवाद में स्वागत करता हूं। बंगाल रोइंग क्लब के लिए ये खुशी की बात है कि वो वाद संवाद के द्वितीय संस्करण में सन्मार्ग का साथ जुड़ा है। क्लब में आए चाहूँगा विशेषकर सभी स्पीकर्स और हमारी मॉडरेटर का, जिनको सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, और यही आशा करता हूँ कि बंगाल रोइंग क्लब आने वाले समय में इस बहुमूल्य कार्यक्रम के साथ जुड़ा रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद प्रशांत जी। वो हिंदी अच्छी नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी अंग्रेजी में ही बता रहे हैं। डॉक्टर आशीष कुमार खंडवे जी,
संजीदा लेखक, कवि, संपादक, विचारक, सांस्कृतिक कर्मी, प्रकाशक, प्रशासक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधारक डॉक्टर साहब भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य, शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हिंदी दुनिया में सांस्कृतिक तौर से प्रचार प्रसार करने में कटिबद्ध हैं। ब्रज और मथुरा के रहने वाले गगनांचल के संपादक डॉक्टर आशीष कुमार खंडवे का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्री विवेक गुप्ता जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर सन्मार्ग, और श्रीमती रुचिका गुप्ता जी को, डायरेक्टर सन्मार्ग। खाना तभी मिलेगा जब तालियां बजेंगी। राधा रमन दास राव जी, इनका परिचय बहुत ही खूबसूरत। नवनील या नील, नील पेशे से फैशन और इंटीरियर डिजाइनर तो हैं ही, लेकिन एलजीबीटी समुदाय के एक प्रखर कार्यकर्ता भी हैं। कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए सदा कार्यरत नील उनके उत्थान के लिए निरंतर अपनी आवाज उठाते हैं। ये अपनी कला का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में बातचीत करते रहे हैं। नील की एक खास बात ये भी है कि न सिर्फ नील लोगों को सुंदर बनाते हैं अपने कपड़ों के जरिए से, लेकिन कभी कभी ऐसा दिल जीत लेने वाला कुर्ता और धोती पहन के लोगों को अचंभे में भी डाल देते हैं। उनको फैसिलिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी देव किशोर जी गुप्ता और रेशमी घोष जी।
स्टेज पर रिक्वेस्ट करूंगी फेसिलिटेट करने के लिए वकील को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं गुस्सा भी कर लेते हैं नीचे स्टेज से और आप बोल भी नहीं सकते। आरजे वशिष्ठ, रमता जोगी के नाम से मशहूर आरजे वशिष्ठ एक कथाकार, कवि और एक मशहूर यूट्यूबर हैं। तो क्या हुआ? इनकी काफी मशहूर कविता है। इनका लफ्जों के मोती कार्यक्रम कविता और कहानी के शौकीन युवाओं में काफी लोकप्रिय है। खुले विचारों के लिए जाना जाते हैं और कभी कभी लोगों की पोल भी खोल देते हैं। 50 मिलियन से ज्यादा व्यूअर्स हैं इनके यूट्यूब पर, देखें, सुने और फॉलो करें। इनको फेलिसिटेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अंजनी धानुका जी, डायरेक्टर एयरकॉम ट्रैवल्स, और श्री आलोक शर्मा, चेयरमैन एशियन इंटरनेशनल स्कूल। डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू जी, शमन जी। डॉक्टर अरुण ज्योति भिक्खू जी एक बौद्ध भिक्षु और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके द्वारा की गई उल्लेखनीय मानव सेवा के लिए उन्हें भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सम्मानित किया है। डॉक्टर अरुण ज्योति मदर टेरेसा अवार्ड, वर्ल्ड पीस एक्सीलेंस अवार्ड से और कई सारे अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी ने आग्रह करके राज्य में बुद्ध जयंती को सरकारी अवकाश दिया था और उसकी अपील इन्होंने ही की थी। पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य भी हैं। बांग्लादेश में इनका जन्म हुआ है, बांग्ला इनकी मातृभाषा है, लेकिन 2017 में भारत के नागरिक बन चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं इनका सम्मान करने के लिए बुलाना चाहूंगी सेलिब्रिटी मोटिवेशनल स्पीकर नैना मोरे जी का। नैना अपनी लिखी हुई एक कविता पेश करेंगी। नमस्कार, नमस्कार, मैं हिंदी हूँ। आदाब, मैं हिंदी हूँ। संस्कृत प्रकृति से जन्मी, हिंदुस्तान की हर गली में मशहूर, जनाब मैं हिंदी हूँ। विवाद नहीं, विवाद नहीं, विचार हूँ मैं। भाषा नहीं, संस्कार हूँ मैं। भाषा नहीं, संस्कार हूँ मैं। एक सूत्र हूँ मैं, आधार हूँ मैं। सबको एकता से जोड़े रखने वाली एक सूत्र हूँ मैं, आधार हूँ मैं। कल पूछ रहा था कोई मुझसे, तुम वही हिंदी हो ना, तुम वही हिंदी हो ना, हिंदुओं की बेटी? तो कह दिया मैंने उसे, हिंदुस्तान के घर घर में पली हूँ मैं। हिंदुस्तान के घर घर में पली हूँ मैं। हिंदुस्तान की बेटी, साहब मैं हिंदी हूँ। नमस्कार, मैं हिंदी हूँ। 7 समुंदर पार से आया मेरी सहेली का तार। परदेश में मिल गया था उसे कोई अनजान। हिंदी बोल रहा था सो हो गई पहचान। हिंदी बोल रहा था सो हो गई पहचान। हिंदी सुनकर उसका दिल भर आया, जैसे बरसों बाद कोई अपना हो पाया। परदेश में भी देश की पहचान में हिंदी हूँ। परदेश में भी देश की पहचान में हिंदी हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से परे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से परे, हर भारतीय की जान में हिंदी हूँ। हर भारतीय की जान में हिंदी हूँ। आप जानते हैं जनाब, आप जानते हैं साहब,
हर हिंदुस्तानी की जुबां पे हूँ, हर भारतीय की दुआ में हूँ। जनाब मैं हिंदी हूँ, साहब मैं हिंदी हूँ, नमस्कार मैं हिंदी हूँ, आदाब मैं हिंदी हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी सिर्फ एक भाषा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सही मायने में हिंदी हिंदुस्तान की बेटी है, क्योंकि एक बेटी ही सबको इस तरह एकता से जोड़े रख सकती है। धन्यवाद। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी नैना मैम को, और नैना मैम को बोलूँगी कि एक बार वो स्टेज पे आए। और मैं स्वागत करना चाहूँगी मनोज्ञा जी लोईवाल का एक बार फिर से स्टेज पे, कि नैना मैम उनको फेलिसिटेट करें। मनोज्ञा जी प्लीज़ आइए, आइए नैना मैम। तालियां तो बनती है हमारी मॉडरेटर के लिए। थैंक यू सो मच नैना जी। अब हमारा मन जब पूरी तरह सज चुका है और वो इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा मंच बहुत कम देखने को मिलता है, तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आप सब 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं ताकि एक अच्छी सी तस्वीर ली जा सके। सब नेशनल एंथम के लिए कृपया खड़े हो जाइए। अब मैं जाने से पहले एक बार और बंगाल रोइंग क्लब का थैंक यू देना चाहूँगी फॉर द वेन्यू, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलीशियस फूड, और हमारे सारे स्पॉन्सर्स का जिनके बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं हो पाता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच आपका है मनोज्ञा जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नमस्ते। राष्ट्रगान गाने के बाद ये कहना उचित नहीं होगा कि कैसा लग रहा है। हाउस द जोश। देखिए, अलग अलग भाषाओं में जवाब आते हैं, लेकिन संदर्भ एक ही है। तो क्या हम आज जो बहस या जो वाद और संवाद करने जा रहे हैं, उसमें इस बात का तारतम्य और इसका सामंजस्य कैसे बैठेगा या कैसे बैठाया जाएगा? आप भले इस बात से सहमत हों या ना हो कि हिंदू बोले हिंदी, लेकिन हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे, इसमें प्रश्न चिन्ह लगाकर, इसमें कॉमा लगाकर, पूर्ण विराम लगाकर, अर्ध विराम लगाकर, या यूं कहें कुछ भी नहीं लगाकर। ये भले ही शब्दों का खेल हो और शब्दों का मायाजाल हो, लेकिन इन शब्दों के मायाजाल के परे एक ऐसे तथ्य भी हैं, कुछ ऐसे तथ्य भी हैं
50 से कम तो लुप्त हो चुकी हैं। कई ऐसी हैं जिनमें लिपियां ही नहीं हैं। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, या कहीं कई प्रदेशों में से एक है, जिसमें करीब करीब 50 से 100 भाषाएं हैं और उसके साथ साथ कुछ लिपियां हैं और कुछ प्रतिलिपियां हैं, यानी कि डायलेक्ट्स हैं लेकिन उनके पास भाषा नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो आपस में बातचीत करने के लिए एक ही कम्युनिटी, एक ही ट्राइब के लोग, आदिवासी या फिर बाकी भी हो, लेकिन आपस में बात करने के लिए भाषा नहीं, इसलिए वहाँ इस्तेमाल करते हैं हिंदी का। क्या पूरे भारत में ऐसा होता है? तमिलनाडु में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, लेकिन वही एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा हिंदी के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर समय, हर राज्य, हर जिले में एक अलग कहानी है, हर गांव की अपनी एक अलग जुबानी है। आज इसी बात से शुरू करते हैं। एक और वाद है और दूसरी ओर संवाद है, क्योंकि हम विरोध और विरोधाभास में विश्वास नहीं रखते हैं। तो क्या हम विश्वास रखते हैं कि हिंदू बोले हिंदी? मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी राधा रमन जी का। 5 मिनट का समय होगा, उसके बाद घंटी बजेगी और बता दिया जाएगा आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचे। तालियों से स्वागत करें, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पर बोल रहे हैं वो भी कई चुनौतियों का सामना करके आए हैं। 15 अगस्त 1947 कहते हैं इस दिन हम सब आजाद हुए। आजादी के 73 वर्ष बीत गए, लेकिन क्या हम सब आजाद हो पाए? अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए, पर अंग्रेजियत से नहीं। अंग्रेजी देखते ही देखते हमारे देश के राजकाज की भाषा हो गई, और सबसे ज्यादा भारत में बोलने वाली हिंदी अपने ही घर में अपेक्षा का शिकार हो गई। आश्चर्य है कि 26 वर्णों की अवैज्ञानिक भाषा 52 वर्णों की वैज्ञानिक भाषा के ऊपर में हावी हो गई। हिंदी कमजोर होना गर्व की बात हो गई और अंग्रेजी का ना आना शर्म की बात हो गई। लेकिन साथियों सुनिए, विश्व के पास जब ना नौसेना थी और ना ही उसके लिए कोई शब्द, तब प्रबल भारतीय नौसेना ने विश्व को नौसेना भी दी और दिए उसके लिए 2 शब्द। नेवी और नेविगेशन दोनों नवगति शब्द से जन्मे हैं। अंग्रेज जानबूझकर हमारे नामों और शब्दों को गलत ढंग से बोलते थे या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन भारतीयों की क्या मजबूरी है कि आज भी हम अंग्रेजों द्वारा थोपा हुआ गलत नाम बोलते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को रविन्द्रनाथ टैगोर क्यों बुलाते हैं, और हिमालय को हिमालया, गंगा को गंजेस और भारत को इंडिया, आखिर क्यों? कालीकट्टा यानी मां काली का स्थान, लेकिन जब वही स्थान कलकत्ता बन गया तो अपने नाम की स्मृतियों से दूर हो गया। हजारों सालों का पौराणिक इतिहास सिर्फ सिमट कर 400 वर्ष का चारनोक का इतिहास हो गया। यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों की चोरी है, मगर हम सब हिंदू इसे होने दिए। तिरुवनंतपुरम भगवान अनंत देव का क्षेत्र, कितना सुंदर नाम है, लेकिन जब वह त्रिवेंद्रम हो गया तो अर्थविहीन हो गया और अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खो बैठा। वैसे ही मुंबा देवी का स्थान बॉम्बे हो गया। क्या अंग्रेज भविष्यवाणी करना जानते थे कि उन्होंने सोचा कि आगे चलकर बॉम्बे में कई बम ब्लास्ट होंगे, इसलिए बॉम्बे नाम रख दिया? दूसरे धर्म के लोग हिंदी बोले या ना बोले, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने हिंदी भाषी हिंदू हिंदी ना बोले, उतने ही हिंदू धर्म और संस्कृति का पालन करने वाले कम होंगे। सनातन धर्म को आप किसी विदेशी भाषा में पढ़कर उसके सही भाव को समझ नहीं सकते।
जैसे धर्म का किसी विदेशी भाषा में कोई उपयुक्त शब्द ही नहीं है। धर्म का अर्थ ना तो रिलीजन होता है और ना ही मजहब और ना ही फेथ। मूल स्वभाव या चरित्र को धर्म कहते हैं। धर्म को कभी भी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपना रिलीजन, आप अपना पंथ, आप अपना मजहब बदल सकते हैं। जैसे अग्नि का धर्म प्रकाश और गर्मी देना होता है, वैसे ही जीव का धर्म सदा भगवान से प्रेम करना। जिस तरह वह अग्नि जिसमें ना तो गर्मी है और ना ही प्रकाश, वह अग्नि नहीं बल्कि है राख। उसी तरह जो हिंदी भाषी हिंदू ना बोले हिंदी, वह हिंदू नहीं बस है खाक। जिस तरह कांच का टुकड़ा हीरा नहीं हो सकता, वैसे ही अंग्रेजी या विदेशी भाषा में हमारे मंत्रों और शास्त्रों का अनुवाद कारगर नहीं हो सकता। हिंदी ने विदेशी भाषा को बहुत कुछ दिया, लेकिन हिंदी ने जो कुछ विदेशी भाषा से लिया वह भारत की संस्कृति का हिस्सा ही नहीं। डिवोर्स और तलाक जैसे शब्दों का कोई पारिभाषिक शब्द ही नहीं। जब से हम अपनी भाषा भूलकर विदेशी भाषा बोलने लगे, भाषाओं के साथ हिंदू समाज में तनाव भी आए। मंत्रों का विदेशी भाषा में अनुवाद होकर वह मंत्र ही नहीं रहते। तो हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदी भाषी हिंदू अवश्य बोले हिंदी। नमस्कार, जय हिंद, हरे कृष्ण। इंजीनियर साहब हैं तो बिना आंकड़ों के कैसे बात करेंगे। दो बात बताना भूल गई, खुद इस्कॉन में हरे रामा हरे कृष्णा अंग्रेजी में ही चलता है। हम लोग विदेशी लोग को चाचा, मामा, ताऊ, ताई जी, मौसा जी, मासी, दादाजी, दादी सब अंकल हैं। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इन्होंने इस्कॉन के जरिए पहुंचाया तो बहुत है, लेकिन अंकल को भी इन भाषाओं में ला दीजिए ना, हमें बड़ा और ज्यादा गर्व होगा। हमारे अगले स्पीकर हैं नील साहब। आकाश तक इनकी पहुंच है। शुभ संध्या, गुड इवनिंग मित्रों। नहीं, मैं कोई लॉकडाउन घोषणा नहीं करने जा रहा हूं, ना ही कोई बर्तन बजाने वाला सर्कस या फूल और पेटल्स उड़ाने वाला कोई और एक सर्कस। तो फिर सज्जनों, दोस्तों और आज के बाद शायद कुछ दुश्मन भी हो जाएंगे, आप सबको मेरा प्रणाम और प्यार भरा आलिंगन। मैं नील हूं और उसके बाद या उसके पहले मेरा कोई दूसरा अक्षर या परिचय नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं? पूछ रहे थे तथागतदा ऑल्सो टुडे। मैं शिवजी के नीलकंठ जैसा नील हूं, या टर्की के ब्लू मॉस जैसा नील हूं, या यसु या जीसस का नीला आंखों का जैसा नील हूं, या विशालकाय आकाश जैसा नील हूं जिसके नीचे आज हम सब जमा हुए हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, लाइफ में मैं हिंदी सब्जेक्ट में 12वीं क्लास में 3 बार फेल हो चुका हूं, और फिर भी इस चर्चे पे आज मुझे बुलाया गया है। और तुम्हें लगता है मैं ये चर्चे का सबसे बड़ा वीकेस्ट लिंक हूं, इसलिए पहले मुझे स्टेज दिया गया है। तो मैं कौन हूं? इस पार या उस पार, ये बीच वाला स्थान एग्जिस्ट ही नहीं करता है आज के दुनिया में। कितने अच्छे दिन आ गए हैं ना, कि द मिडिल ग्राउंड्स, आइदर यू हैव टू चूज, आइदर यू आर देम और अस। यही एक जगह पे हम लोग आज आके खड़े हैं। और इसी कारण शायद आज का जो चर्चा का टॉपिक है, हिंदू, हिंदी और
उसके साथ बहुत बड़ा एक important word should be added is हिंदुस्तान. इसका origin actually जो origin है, it's of Persian origin. It was the land across, or the land between the Indus Valley, that region. और उसको ही at the end of the day हम लोग adopt किए हैं. ये हिंदुस्तान था, वहां से हिंदुस्तान में बदला गया है. खुशी का दिन है या सैड डे है, आई डोंट नो, बट वही. पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आज मेरा परिचय के पीछे सब लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि मैं हूं कहां से, आप बीच में कैसे हो, बीच में कैसे खड़े हो. टुडे वी आर स्टिल इन्वोकिंग द ब्रिटिश, saying it's their fault. So I can also invoke the British that we are still continuing the divide and rule policy. We are still continuing them or us. Who are them and us, we very well know. Today, we have to stand freezing in the freezing temperatures to protest laws like CA, NRC, to ask for our rights. When I say our rights, immediately Tathagata ji will sit on his seat because he will say, ये तो leftist है. जरूर इसका भाव, इसका सोचने का तरीका है too liberal, because I am the one who will never question the Muslims, right? Sorry, Tathagata da. I am among the ones who will never question the Muslims, not at all, but I will always question what is our motive to go ahead forward with laws which will demarcate our country at this point of time. हिंदी भाषा को लेके हम लोग बार बार बोलते रहते हैं कि यहाँ पे 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, पर देखा जाए the model of Gujarat which we are promoting around of industrialization, वहाँ पे 86% सिर्फ गुजराती बोलते हैं और बाकी लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं और कुछ समझते हैं. तो ये हमारा ये co-opting of places, बंगाल में 86% बंगाली बोलते हैं, doesn't mean that we are, और सभी लोग एक साथ हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं. So the idea is that हम लोग continuously we are trying to promote this idea of one nation, one language, one religion maybe. This is problematic because from where I come from a minority background, if I may say, the LGBT community, and I stand and I fight for their rights all the time. I come from a privileged background, and today when we talk about all of this amongst the languages, amongst the religion, I feel that it's a very sad day for us that our identities are now related to the religion where we belong to. So I finish my my point of view saying today in the morning when I came out for a run, I come to these lakes every day for the for how many years, or it was very surprising to see. कभी भी लेक्स में कभी देखा ही नहीं था कि लोग एक झंडे के तरफ खड़े होके एक्सरसाइज करके नमस्कार करते हैं लेक्स के अंदर. तो मैं खड़ा होके जल्दी से एक नजर लिया कि कौन सा झंडे के सामने खड़ा था. तो मैंने देखा अरे एक गेरुआ कलर, शायद वो ट्राई कलर होगा. हवा में उड़ा तो देखा उड़ रहा था एक पार्टी का झंडा जिसके सामने लोग बैठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं. तो यही हो गया है आखिर में आके हमारा. हिंदी बोले या हिंदू बोले, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चूज साइड्स. यू बिकम आइदर दे और अस, एंड it's one of the saddest days that I was surprised that even our running areas in lakes has been infested with these ideologies where we come to refresh ourselves, to relive. So I end my topic on this. Thank you. धन्यवाद नील. 2-3 बातें नील के साथ बोली जाएंगी. पहला, इन्होंने कहा मित्रों, हमें पूरा भरोसा था कि ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ ना तो डीडी है ना ANI, और उससे ज्यादा 8 नहीं बजे हैं.
इसलिए हमें बिल्कुल भी डर नहीं था इन मित्रों का। उन्होंने कहा बहुत ही दुखद दिन है, हमें ऐसा लगता है कि आज इस सदी का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज वैक्सीनेशन डे है। आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, एक आधे ग्लास को भरा देख रहे हैं कि खाली, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस झंडे को देखकर आप कह रहे हैं, दरअसल उसे कुछ लोग ध्वज कहते हैं और सुबह शाखा लगाते हैं, उसमें किसी भी पार्टी का कोई भी किरदार नहीं है। चर्चे में पर्चे बहुत भरे जाते हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आंकड़ों के हिसाब से बंगाल में 6 करोड़ हिंदू रहते हैं और 85% लोग बांग्ला बोलते हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस भाषा का कौन सा व्यक्ति या किस धर्म का कौन सा व्यक्ति कौन सी भाषा बोलता है। हमारे अगले स्पीकर हैं आशीष जी, इनका स्वागत करेंगे और अगली बमबारी के लिए तैयार होंगे। धन्यवाद मनोज्ञा जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और बहुत सारे की पॉइंट्स को पकड़ के, मूल बिंदु को पकड़ के हमारे बीच में पटक भी रही हैं ताकि जो बम फटे उसकी आवाज़ सुनाई दे। सबसे पहले जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। मित्रों, इस कार्यक्रम के संयोजक, इस कार्यक्रम को सोचने वाले व्यक्तित्व और इस कार्यक्रम को सोच समझ के इस मंच तक ले आने वाली रुचिका गुप्ता जी को सबसे पहले मैं उनका अभिवादन करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। विवेक जी को नमस्ते करता हूं, जिन्होंने इस सोच को यहां तक पहुंचाया है कि आखिर हिंदू बोले हिंदी जैसे विषय को उठाना क्यों जरूरी है। इस सोच के पीछे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस पे कहीं नहीं लिखा है वाद विवाद, यहां लिखा है वाद संवाद। इसलिए हम लोग यहां विवाद करने नहीं आए हैं, हम संवाद करने आए हैं। और जब हम संवाद करने आए हैं तो कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल कर यहां से जाएंगे जो भविष्य के भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मित्रों, जब भी कोई बात कलकत्ता की धरती से कही जाए और रविंद्रनाथ टैगोर की बात ना आए तो मैं ये समझता हूं कि उस बात की शुरुआत हुई ही नहीं है। जब तक रविंद्रनाथ ठाकुर की बात हम आपके बीच में रख न दें, तब तक मैं समझता हूं कि इस विषय को कम से कम हिंदू बोले हिंदी को तो परिभाषित करना बहुत कठिन है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कुछ पंक्तियां लिखी थी, 2 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूं कि हेथाए आर्य हेथा अनार्य हेथाए द्रविड़ चीन शक हून दल पठान मोगल एके देह होलोलीन। क्या मतलब होता है इसका? निश्चित रूप से वो आर्य हो, अनार्य हो, द्रविड़ हो, चीन हो, शक हो, खून हो, पठान हो, मुगल हो, सब एक देह में जहां आकर के लीन हो जाते हैं, ये वो भारत है। और वहां के रहने वाले लोग हिंदू धर्म के लोग हैं। धर्म नहीं कहूंगा मैं, जो लोग इसको धर्म को लेकर के एक परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी धर्म विशेष पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम हिंदू के उस पक्ष पे आज बात कर रहे हैं जो एक जीवन पद्धति है और जिसको अभिव्यक्त करने की भाषा हिंदी है। उस जीवन पद्धति की चर्चा करना आज हमारे बीच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम किसी विषय को परिभाषित करते हैं तो उसके 3 आयाम होते हैं। पहला आयाम मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आयाम होता है उसका भौगोलिक संस्कार। हिंदुस्तान का भौगोलिक संस्कार ही ऐसा है। अभी भाई नील ने कहा ये हिंदुस्तान था, ये हिंदुओं का स्थान था, इसलिए हिंदुस्तान है, ना कि हिंदुस्तान था। इस बात को हमेशा करेक्ट करिए। अपनी जो गलतियां हैं, जो हुई हैं, भविष्य में जो इतिहास के लेखकों ने गलतियां की हैं, उसको हम दोहराएंगे नहीं। उससे हमारी आने वाली पीढ़ियां संक्रमित हो जाएंगी और एक ऐसे वर्ण संकर समाज का निर्माण हो जाएगा जो भारत का नहीं है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। मित्रों, दूसरा हमारा पक्ष है पौराणिक संस्कार। आपके पौराणिक संस्कार में आपको क्या मिला? आपका भौगोलिक संस्कार जिसको हिंद कहते हैं, उसको हिंद हम क्यों कहते हैं? सिंधु से लेकर के सिंधु तक, सिंधु यानी सिंधु के इस पार, पाकिस्तान के इस तरफ, और सिंधु संस्कृत का शब्द है जिसको कहते हैं महासागर, यानी हिंद महासागर तक जो परिकल्पना, जो पृष्ठभूमि, जो परिष्कार, जो संस्कार हमारे बीच में पाया जाता है, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। और उसको बोली जाने वाली भाषा को
वहाँ पे जो संपर्क की भाषा है वो संस्कृत से चली, पाली हो गई, प्राकृत हो गई, अंत में वो खड़ी हो गई। अरे हिंदी विश्व में सबसे बड़ी हो गई। आंकड़े आप समझाते रहो हमें कि फलाने इतने करोड़ बोलते हैं, वो इतने करोड़ बोलते हैं। मंडारिन को बोलने वालों की संख्या जो चीन की भाषा है लगभग 80 करोड़ है, और हिंदी को बोलने, समझने और उसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या विश्व में लगभग 120 करोड़ हो गई है। उस भाषा को आप कमजोर कैसे कहते हैं? और उस भाषा के जड़ में जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, जो उस व्यक्ति, उस बिंदु को हम सब के बीच में लेके आने वाली चीज है, वो है हिंदू। हिंदू का मतलब मैं फिर ये कहूँगा, कभी भी गलती से न मान लें कि हिंदू एक धर्म है। हिंदू एक ऐसा धर्म है जिसमें ईसाइयों का भी स्वागत है, मिशनरियों का भी स्वागत है, बौद्धों का भी स्वागत है, इस्लाम का भी स्वागत है, सिखिज्म का भी स्वागत है, बुद्धिज्म का भी स्वागत है। वो सब आकर के हम में मिल जाते हैं, तब हिंदुस्तान का निर्माण होता है। और उसकी आत्मा की आवाज़ जब निकलती है तो वो हिंदू होती है, वो हिंदी होती है। इसलिए ये जो विषय है वाद संवाद का, आज हम यहाँ पे इस मन से संस्कार लेकर के जाएंगे, और इस विषय के माध्यम से मैं अपनी नई पीढ़ी के लोगों को ये चेताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी भाषा खो दी तो आप क्या क्या खोएंगे। मित्रों, अगर आपने भाषा खो दी तो सबसे पहले आप अपना संस्कार खोएंगे। अगर आपका संस्कार चला गया तो आपके सरोकार चले जाएंगे। अगर आपका सरोकार चला गया तो आपका परिवार चला जाएगा। अगर आपका परिवार चला गया तो आपका धर्म चला जाएगा। अगर आपका धर्म चला गया तो आपकी संवेदनाएं चली जाएगी। और अगर आपकी संवेदनाएं चली गई तो निश्चित रूप से आपकी संस्कृति चली जाएगी। इसलिए जरूरी है कि कम से कम वो 10 राज्य जिनको क क्षेत्र के राज्य कहे जाते हैं, जो हिंदी बोलने वाली पट्टी कही जाती है, सिर्फ वो हिंदी ना बोले, बल्कि इस देश के वो सभी लोग, 135 करोड़ लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी में बात करें। तभी हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, तभी हमारा संस्कार जीवित रहेगा, तभी हमारा परिवार जीवित रहेगा। और यही भारत की खूबसूरती है। इसलिए मैं इस विषय का समर्थन करता हूं कि हिंदू क्यों ना बोले हिंदी। निश्चित रूप से हिंदुओं को हिंदी बोलनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आशीष जी। हिंदू एक ऐसा मात्र धर्म है विश्व का जिसके खुद के अंदर 3 धर्म हैं, जैन, बौद्ध और सिख। ये तीनों हिंदू के ही धर्म माने जाते हैं। इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही कि हम इतिहास अगर हम आज नहीं संभालेंगे तो मिटा दिए जाएंगे। दरअसल कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय किसी हिंदू ने नहीं कहा था, अंग्रेजों ने कहा था। मिलेनियल सिटी मुंबई को किसी अंग्रेज, फारसी या पर्शियन ने कहा था। सोने की चिड़िया उन लोगों ने कहा था जिन्हें ये पता था कि एक ऐसी चिड़िया है जिसके पर कतरे जा सकते हैं, इसलिए सोने की चिड़िया कहा, शेर नहीं कहा। देखिए, ये से वो शब्द हैं जो न सिर्फ साथ में लिए जाते हैं, बोले जाते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि तीसरी सबसे ज्यादा विश्व में बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे ज्यादा आधिकारिक रूप से मैंडरिन है, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी हिंदी। लेकिन जिस गति से आप सब अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप पूरी तरह योगदान कर रहे हैं उसे विश्व की नंबर 1 भाषा बनाने के लिए। भाषा यानी एक स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा यानी हिंदू या हिंदी के अनुसार अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसे माँ का दर्जा दिया जाएगा। जब आप अपनी माँ खो देंगे तो आपकी पहचान क्या रहेगी? यही सोचने के लिए और ये विचारने के लिए हम अब इनवाइट करेंगे, अब स्वागत करेंगे भिक्खू जी का, जो अपने वक्तव्य रखेंगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अक्खुदेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने जेने कदार्यं दानेन सच्चेन आलिकबादिनं। शुभ संध्या। मैं आदरणीय संचालक और सभी जाने माने आलोचक मंडली को मैं पहले हार्दिक अभिनंदन निवेदन करता हूँ। आज की ये सभा में
हमारी तरह एक साधारण बौद्ध सन्यासी को आह्वान करके कुछ बोलने की मौका देने के लिए लोकनंदित जनप्रिय हिंदी पत्रिका सनमार्ग के साथ जुड़े हुए सभी सदस्यों को हमारे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हो। उपस्थित सभी सुनने वाले को हमारी प्यार भरी शुभकामना। मेरा हिंदी उच्चारण कोई गलती होगा तो प्लीज मुझे क्षमा करना। आज के चर्चा की मुख्य विषय हिंदू बोले हिंदी, और मैं इसके विपक्ष में मेरा बयान रखूंगा। जैसे ही आप सभी जानते हैं, हमारे आदरणीय श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, जत मत तत पद, मतलब जितने मार्ग उतने पद। और देखिए, कवि काजी नजरुल इस्लाम ने लिखा था, मोरा एक ही बृंते दुटी कुसुम हिंदू मुसलमान, मुस्लिम तार नयनमणि हिंदू तार प्राण। उसकी मतलब हम एक ही ढाले के दो पुल है, हिंदू और मुसलमान। मुस्लिम उनका आंखों का तारा और हिंदू उसका प्राण। और भगवान गौतम बुद्ध ने बोले, अहिंसा परम धर्मो। यदि भारत की आत्मा की ही बात करें तो अहिंसा, एकता और संहति इसके मूल विषय है। जितने मार्ग उतने की पथ, ये भावना को लेकर भारतवर्ष में अनेक धर्म, अनेक जाति एवं अनेक भाषाओं की आम इंसान एक एवं एक साथ होकर संहति का माध्यम से भारत माता की आत्मा को जीवित रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देने से इस विषय को आप लोगों में और भी सरल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, भारतवर्ष के बाहर विदेश जाने से हम लोग को अंग्रेजी भाषा में बात करना से आसान महसूस होता है। ठीक ऐसे ही बंगाल के बाहर और दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हिंदी में बात करने से अपने सपने की हर भारतीय इंसान अपने मान की बात, भाव को आसानी से समझ सकता है। इसलिए हिंदू बोले हिंदी, ये बात में किसी भी तरह शिखर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैं एक बौद्ध संप्रदाय से होकर भी पाली और बांग्ला सुनकर हिंदी भाषाओं में अपना बात जारी रख रहा हूं। मेरा मानना है, एकता में जान है, हिंदी देश का शान है। मैं बंगाल में जन्म लिया, इसलिए बांग्ला मेरा मातृभाषा है। बांग्ला बुल बुल में बड़ा हुआ हूं, तथापि हिंदी भाषा मेरा भारतीय एकता को संस्कृति हमारी अन्यतम अविभाज्य अंश है। इसलिए हिंदी भाषाओं के प्रति एवं हिंदी में बात करने की मेरा संपूर्ण स्वाधीनता है, ये मैं यकीन रखता हूँ। ये मानता हूँ, भारत के संविधान में प्रदत्त 22 भाषाओं में हिंदी भाषाओं की मूल्यांकन एवं तात्पर्य ज्यादा है, लेकिन संविधान की धारा 31 के अनुसार भाषाओं में बात करने का अधिकार हर भारतीय नागरिक का है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू नहीं, हर बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख एवं अन्य और भी बहुत संप्रदाय है, उनका भी हिंदी में बात करने का समान अधिकार है, ये मेरा मानना है। जाने माने लेखक अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा, ये है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिते हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में भेड़ रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए मैं बोलता हूँ, हिंदी हमारा भी, हिंदी तुम्हारा भी, ये भाषा पूरे हिंदुस्तान की सेहरा है। ये बोल के मैं श्रीमान विवेक गुप्ता जी, श्रीमती रुचिका गुप्ता जी से लेकर और सभी सन्मार्ग पत्रिका हर सदस्य को फिर से मेरा आशीर्वाद, धन्यवाद देते हुए और आप सबको नया 2021 साल की शुभकामना करते हुए मेरा बात को विराम देते हूँ। बाबा तो सब मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मिकू जी। अपने अंदाज और अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने बातें रखी। बुद्धम शरणम गच्छामि तो कर दिया। अब आप लोग सब लोग शांत हो जाइए, ध्यान लगाइए। वाद संवाद यही खत्म होता है। 1881 में बिहार ने एक कदम उठाया था और खत्म किया था वहां पर उर्दू का प्रचलन। आज़ादी के पहले ये एक बड़ा कदम था क्योंकि उस समय आधिकारिक तौर पर हिंदी का इस्तेमाल शुरू हुआ था। वो पहला मौका था जब हिंदी को भाषा के तौर पर मान्यता दी थी किसी राज्य ने। बड़ी बात थी क्योंकि अंग्रेजों का साम्राज्य था। हिस्ट्री इज रिटन बाय अचीवर्स। इफ दैट इज द केस, most of the part of history in India has been written by the British and those who invaded us. अब आपको इस बात का अंदाजा भी हो जाएगा कि आखिरकार इतिहास के वो कई पन्ने जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, वो इतिहास के किस तरफ से लिखे गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये वाद और संवाद का विषय है, विवाद का भी। उस पर मुझे नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, लेकिन सोचने लायक जरूर है कि इतिहास के उन पन्नों को जो अब कई तौर पर कहीं पर किसी कटघरे में खड़े हैं या फिर किसी डब्बे और बक्से में बंद हो चुके हैं, उन्हें खोलना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात तो सच है कि धर्म के आधार पर अगर कार्टून्स गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, सीता जी, राम जी के बन जाते हैं तो हम और आप देखकर हंस लेते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग हैं और कई अनुयायी हैं कई धर्मों के जिन्हें ये बर्दाश्त तक नहीं होता। ये सनातन धर्म की ही खूबसूरती है कि धर्म के साथ साथ सामाजिक समन्वयता को बरकरार रखना आसान भी है और मुश्किल भी। इनमें सिर्फ तथ्यों के आधार पर बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। लेकिन एक दिलचस्प आंकड़ा देना चाहूंगी आप लोगों को। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि 90% से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है हिंदी के सर्च इंजन्स में। इसलिए अब गूगल भी अपनी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में बढ़ोतरी सिर्फ 14% हुई है पिछले 5 से 10 सालों में, लेकिन हिंदी की बढ़ोतरी 90% से ज्यादा है। इसलिए हिंदी का इस्तेमाल करें। और स्वागत है हमारे यूट्यूबर का जो इंटरनेट पर सेंसेशन भी है और जो बताएंगे कि आखिरकार सोशल मीडिया के जरिए कैसे आप बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकते हैं। आई नो मैं बहुत छोटा दिखता हूँ, पर आप तालियां बजा सकते हो जब भी कोई स्टेज पे आता है। थैंक यू। एक्चुअली मैं आज छोटा मुँह बड़ी बात वाली घटना होने वाली है। नॉट जस्ट अचीवमेंट वाइज, आई थिंक आई एम द यंगेस्ट इन दिस पैनल। तो अगर कुछ बात बुरी लग जाए तो गुजराती में कहते हैं भूल चूक माफ़ी, तो माफ़ कर दीजिएगा, आप ही के घर का लड़का हूँ, भले मैं आया हूँ गुजरात से। हिंदी में भी कहते हैं, पर मैं आज अगेंस्ट में बोल रहा हूँ ना, तो मैं नहीं बोल सकता, जस्ट से। तो ये जो अच्छा सा टॉपिक है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है सनमार्ग से, सो पहले तो मैं सनमार्ग के जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सबको थैंक यू कहता हूँ। अब क्या है कि मैं हूँ गुजराती, मेरी मातृभाषा है गुजराती, यानी कि मेरी मम्मी है गुजराती, पर मेरी मौसी है हिंदी, तो रिश्ते वाली बात है। तो इसमें कुछ भी अगेंस्ट या फॉर नहीं होता है, वो अपना अपना होता है। पर कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे तजुर्बों वाली घटनाएं हैं कि जो आज यहाँ पे रखने वाला हूँ। जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा कि हिंदू बोले हिंदी, तो उसमें ना बहुत सारे एक ही, आपको कभी ऐसा होता है कि आप कुछ बात सुनो और अंदर करंट हो जाए कि हेलो क्या हो रहा है, ये ऐसा हो जाए कि नहीं, देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट, शब्दों में ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो पहले हम इसको तोड़ मरोड़ देंगे और दोनों बातों को थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। तो एक है धर्म, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं वाला धर्म, और एक है भाषा। तो पहले भाषा की बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी भाषा है गुजराती, मातृभाषा, पर मैं हिंदी में बातें ज़्यादा करता हूँ। क्यों? शुरुआत जब मैंने यूट्यूब में की ना, तो गुजराती में बातें की, तो गुजरातियों को बहुत मज़ा आ गया कि अरे आपड़ो छोकरो चाहतो बहुत सरस मिठू बोले छे, मतलब क्या मिष्टी बोलता है। पर मुझे ऐसा लगा कि यार अपनी बातें तो अच्छी है, बहुत सारे लोगों को छूती है, ये मोबाइल को भी छू गई ऐसा। तो मैंने बोला व्हाई नॉट टू रीच आउट टू दोज पीपल हु अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्सल लैंग्वेज। नहीं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी एक ऐसी भाषा की जो समझ में तो आती है
उसी टाइम पे बहुत सारे गुजरातीज को बुरा लग गया कि कैसा, ये क्या है। जैसे कि अगर कोई बांग्ला में कोई है और वो बांग्ला ना बोले और कोई और भाषा बोल जाए तो लगेगा ना ये क्या करता है ना। तो वैसा ही हुआ। मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि देखो, हमें हिंदी समझ में आती है पर हिंदी भाषियों को गुजराती नहीं आती है। मेरा मुद्दा क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, अब फिर वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो इसीलिए मैंने लैंग्वेज में शिफ्ट किया। सो ये है मेरा अपनापन हिंदी के लिए। बट वेट, मैं अगेंस्ट वाली साइड पे हूं। तो अब बात करते हैं, पार्डन मैं अगर ऐसा कुछ बोल जाऊं तो बुरा मत मानिएगा, समझाने वाला हूं। सो कॉल्ड धर्म की बात करते हैं जिसको कहते हैं हिंदू। अब एक इंस्टेंस आपके साथ शेयर करता हूं। 3 धर्म गुरु, एक हिंदू धर्म, एक इस्लाम और एक ख्रिस्त। तीनों के धर्म गुरु, समझ लीजिए कि एक यूनिवर्सल पावर है, उसको चलाने वाला एक भगवान, उनके पास गए। तीनों बड़े सैड, तो एक एक करके दैट यूनिवर्सल पावर गॉड उन्होंने बुलाया कि हाँ भाई क्या हुआ। तो हिंदू ने कहा, मतलब जो उनके धर्म गुरु थे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी किसी और धर्म के लड़के के साथ उसने शादी कर ली। ओके ठीक है, सो आई एम रियली सैड। तो कहा गॉड ने कि ओके नेक्स्ट। इस्लाम के धर्मगुरु ने सेम वैसी बात कही कि मेरा लड़का किसी और धर्म की लड़की के साथ शादी कर लिया, सो आई एम सैड, मेरी लाइफ गई। सेम थिंग हैपेंड विथ द क्रिश्चियन धर्मगुरु। तीनों को साथ में रखा और उस गॉड ने कहा, मतलब असल में तो ऐसा था कि चपेड़, पर ऐसा हम नहीं कह सकते, यू नो व्हाई, कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में क्यों बुलाया था। तुमने मुझे क्रिएट किया, मैंने तुम्हें क्रिएट किया है, राइट? और तुमने क्या क्या कर दिया। बात कहनी थी मुझे कुछ और तुमने क्या कह दिया, और किस बात पे तुम इतना रो रहे हो। सो ये है धर्म की बात। सो फॉर मी हिंदू इज नॉट धर्म, इट इज द वे ऑफ लिविंग द लाइफ। इस्लाम है या कोई भी है, वो एक धर्म नहीं है, वो एक जीने का तरीका है। सो मेरी नजर में कोई भी भाषा किसी भी धर्म के लिए किसी की, वो कह सकते हैं ना कि एक एसेट नहीं है, यानी कि वो किसी की एक जागीर नहीं है। अगर आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन विद जस्ट वन स्टेटमेंट, कि अगर कोई भाषा अच्छे से बोलता है वो भाषा उसकी है। हिंदी, अगर कोई इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाला अच्छे से बोलता है तो वो हिंदी उसकी है, वो किसी और की नहीं है। जो भाषा जैसी बोले वो हिंदी उसकी। दैट्स इट, थैंक यू। धन्यवाद हमारे यूट्यूबर साहब। वैसे इन्होंने कहा कि गुजराती कई लोग नहीं समझते हैं। आप में से कितने लोग ये नहीं जानते हैं मोटा भाई कौन है और किसको कहते हैं? यही समझा दें, मेरे को तो पता भी नहीं है। सुना है काईपू अच्छे बॉलीवुड मूवी है, किसी को नाम समझने में दिक्कत हुई? गुजराती कोई दिक्कत किसी को? गणतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर आप विरोध कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं। शुक्र मनाइए आप उन पड़ोसी देशों में नहीं है जहां आवाज उठाने के लिए कई वर्षों तक जेल में रहेंगे और दोबारा बोल भी नहीं पाएंगे कि मैं जेल में हूं। यही भारत है और यही गणतंत्र है। इन्होंने तो कहा जागीर नहीं है, हम होते तो कहते बपौती नहीं है। जागीर तो बड़ा सभ्य शब्द है। जहे नसीब जनाब, मतलब इतने अदब के साथ आपने कहा कि कोई बुरा ना मान जाए। जिन्हें बुरा लगा वो बेचारे बता भी नहीं पाएंगे कि हमें बुरा लगा, चुपचाप घर चले जाएंगे। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर, ये सच्चाई है। और अब बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो संविधान से जुड़े हैं। जब संविधान से जुड़े हैं तो आपको ये भी बता दें कि 1977 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भारत के बाहर हिंदी में अपनी स्पीच रखी थी। बहुत बड़ा दिन था और बहुत बड़ा मौका था। तो वहीं दूसरी बार आपको ये भी बता दें कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। इसीलिए सितंबर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस।
स्वागत करेंगे तथागत रॉय का। पूर्व राज्यपाल हैं और अपने साथ कई ऐसी बातें रखते हैं जिनका सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं किया है बल्कि ज्ञान बांटा भी है। धन्यवाद संचालिका महोदया, सभी को शुभ संध्या। पहले ही मैं एक छोटा सा निवेदन रखूंगा कि मेरा टूटा फूटा हिंदी है, आप लोग जरा क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं कभी औपचारिक ढंग से हिंदी सीखा नहीं। हमारे समय स्कूल में फर्स्ट लैंग्वेज तो बंगला हुआ करता था, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश और थर्ड लैंग्वेज संस्कृत पढ़ाया जाता था। मैं इसलिए आभारी हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि बाद में संस्कृत पढ़ने का कोई अवसर नहीं मिली, लेकिन हिंदी में ऐसे किसी हालत से सीख गया। तो प्रश्न खड़ा होता है कैसे सीख गया? इसका उत्तर है एक शब्द में, बॉलीवुड। बॉलीवुड से मैं हिंदी सीखा और बॉलीवुड का हिंदी के प्रचार में जो योगदान है उसका मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रशंसा होना चाहिए। पर जब मैं हिंदी सीखने लगा, इसके अलावा और भी एक है, मैं केंद्रीय सरकार में काम कर रहा था और वहाँ पर एक भाषा चलता है जिसको इंग्लिश कहते हैं, वो अंग्रेजी हिंदी मिलाकर कहते हैं। ऐसे कि वो ही सेड कि वो तो आ जाएगा पर ही डिडंट टर्न अप, एंड देन मैं खड़े खड़े होकर मैं परेशान हो गया। इस तरह का भाषा चलता है, इंग्लिश कहते हैं, तो मजबूरी से वो हिंदी सीखना पड़ा। तो जैसे मैंने हिंदी सीखने लगा तो मेरे मन में कुछ चिंता आया। मैं थोड़ा चिंता करता हूँ, काम थोड़ा कम करता हूँ। तो ये चिंतन में एक चिंता आया कि हिंदी कौन सी भाषा है। जैसे कि मैं एक संस्था का सेवक हूँ, उसका नाम आप लोग जानते हैं, जिसे नील जी का नफरत है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अनुष्ठान में एक बार मैं गया था और वहाँ मैं पूछा कि लोगों का कि किसी सज्जन से पूछा कि ये खाने का बाद क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा हम कैसे बोलते हैं? बोला कहो भोजन के पश्चात क्या कार्यक्रम है। और एक बार मैं अपना शाखा में कहा था तो कोई मुझे प्रशंसा कर रहा था, तो ये प्रशंसा मैं डिजर्व नहीं किया, तो मैंने कहा कि मुझे शर्मिंदा नहीं किया, मत कीजिए। तो मैंने उसने फिर वो दूसरा किसी ने फिर कहा ऐसे मत कहिए। तो क्या कहूँ, मुझे लज्जित मत कीजिए। तो यही है, मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा है, ये जो हिंदी है ये हम बंगाली लोग ये बहुत आसानी से समझते हैं। शर्मिंदा कहना या कोई ऐसा खाने के बाद क्या प्रोग्राम है, इसके भोजन के पश्चात क्या कार्यक्रम है, सभी बंगाली समझ जाते हैं। तो इसके मतलब ये है कि हिंदी जो ढंग से बोला जाता है वो तो हिंदी है ही, तरह तरह का हिंदी बोला जाता है। का होई, का बात बा, ये भी हिंदी है। तुसी की समझे, ये भी हिंदी है। और जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम केंद्र को बोल दिया कि हमारे पास आपका प्लान नहीं चलेगा, ये भी हिंदी है। हिंदी तरह तरह का होता है और ये जो हिंदी का जो यूनिवर्सलिटी है, ये हिंदी का एक विशेष पहचान है और इसके लिए हिंदी इतना चालू हो गया सारे भारत में। ये ये भाषा जो समझा जाता है, एक ये चिंतन के चलते मुझे ये बात आया कि पहले जब मुझे ये अनुरोध किया गया कि इस वाद संवाद में हम भाग लेंगे और इसका मोशन है हिंदू बोले हिंदी, तो पहले मुझे समझ में नहीं आई कि इसका मतलब क्या है।
तो यहाँ आकर मैंने पूछा कि इसका खास मतलब क्या है, जरा स्पष्ट करके बताइए, व्याख्या कीजिए। तो कुछ व्याख्या कर दिया गया। उसके बाद मैंने कहा कि इसका तो पक्ष में भी कुछ कहना है, विपक्ष पक्ष में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है, विपक्ष में बहुत कुछ कहना है। विपक्ष में इसलिए कहना है कि जो हिंदी कह नहीं सकते हैं वो क्या कम हिंदू है? वो बिल्कुल 100% हिंदू हो सकते हैं, 1000% हिंदू हो सकते हैं, है भी, पर हिंदी सीखने में उसका ही सुविधा होगा, हिंदी नहीं सीखने में उसका ही कठिनाई होगा। मैं अरुणाचल के राज्यपाल रहा कुछ सीमित समय के लिए, कुछ 3-4 हफ्ते के लिए, बस इतने में समय खत्म हो गया। तो मैं क्या कहूँ, अभी भी 2 मिनट है, ठीक है, तो देखो मैं कितने मिनट चलाता हूँ। वो आम ईशब घंटी नहीं मानता है, हम आपका केंद्रों का घंटी नहीं मानता है, लेकिन ये राज्य सरकार घंटी बजा रही है यहाँ पर। वही तो बोलता हूँ मैं, ये केंद्रों का घंटा है, हम नहीं मानता है। तो लेकिन हिंदी कैसे मेरा प्रिय है, इसके बारे में कोई मैं व्यक्तिगत उपलब्धियां बताऊंगा। मैं एक बार कैलाश मानसरोवर गया था। मैं शिव जी का भक्त हूँ और कैलाश में शिव जी रहा करते हैं, इसलिए कैलाश मानसरोवर गया था। वापस जब आ रहे थे तो रास्ता इतना कठिन था जिसका हिसाब नहीं है, और कोहरे से बिल्कुल छाया हुआ था, और कोहरे के बीच में कुछ दिखाई नहीं देता था, और हम समझ भी नहीं पाते थे कि कहाँ तक हमने आया। तो चलते रहे, अचानक कान में कुछ हिंदी आई, और मुझे लगा कि ये सब मैंने इतना सुरीला, इतना सुंदर शब्द मैं कभी नहीं सुना। मैं हिंदुस्तान पहुंच गया, मैं चीन में और नहीं हूं, ये ऐसे ही पता चला। और इसलिए ये मेरा एक विशेष उपलब्धि है, व्यक्तिगत उपलब्धि, जिसके चलते हिंदी से मेरा प्यार हुआ। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जो हिंदी नहीं बोल सकते हैं वो हिंदू नहीं है। मैं अरुणाचल की बात करते करते दूसरा वो घंटी बजा दी उन्होंने और मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया। पर अरुणाचल ऐसा प्रदेश है जहां पर एक गांव से दूसरे गांव का भाषा का अंतर होता है, सब लोग हिंदी बोलते हैं वहाँ। अरुणाचल जिसके साथ हिंदी का कोई संपर्क नहीं है, वहाँ सब तरह तरह का स्थानीय भाषा चलते हैं, वहाँ कैसे लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। थोड़ा प्रयास करने से हिंदी लोग सीख जाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि लोग हिंदी सीखे, पर इस पर ऐसा मत डाले कि लोग इसे चिढ़ जाए, लोग इसे खफा हो जाए कि हमें क्यों जबरदस्ती हिंदी सिखा रहा है। कोई जबरदस्ती होना नहीं चाहिए, पर इन्हें समझाना चाहिए लोगों को, ये हिंदी सीखना तुम्हारे भलाई के लिए ही है, तुम हिंदी सीखो, तुम्हें सुविधा होगी। मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और जब पढ़ाता था तो मैं अपना छात्रों को बोलता था कि तुम लोग हिंदी सीखो, अंग्रेजी तो जरूर सीखोगे लेकिन हिंदी सीखो, हिंदी सीखने में सारे भारत तुम्हारा भूमि बन जाएगा, और जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर पाओगे वो उतना तो हिंदी कविता मैं बहुत कम पढ़ा हूं, मुझे कैसे बताओ, ऐसा एक मीडियम में मुझे मिला जहां से मुझे हिंदी कविता से प्यार हुआ। और मैं हमेशा देखा कि जो हिंदी में ये भाषण देते हैं तो आखिर में कोई कविता बोलते हैं, तो मैं भी ऐसा 2-3 कविता बोलूंगा। ये कविता कहाँ से मुझे मिला? आप लोग जानते हैं कि ट्रकों के पीछे कविता लिखा होता है। ये कविता मैं कलेक्ट करता हूँ, इसको मैं इकट्ठा करता हूँ, और इसमें इतना माने जो लिखते हैं वो तो सब अनपढ़ या सेमी लिटरेट लोग हैं, लेकिन जो लिखते हैं उसमें इतना दम है, इतना भावना है जिसको आपको चिंतन में नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं 3 कविता मैं आपको सुनाऊंगा। पहला जो है वो तो बिल्कुल फिलोसॉफिकल है, वो था, हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि इस गाड़ी के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।
दूसरा था ये प्रेम विषय। इसमें था, मैंने तुमको दिल दिया था अबला समझ के, मैंने तुमको दिल दिया था अबला समझ के, मैंने तुमको दिल दिया था अबला समझ के, और फिर क्या हुआ? तुम्हारा बाप ने पीट दिया मुझे तबला समझ के। और आखिर में सिर्फ 4 शब्दों की कविता, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, इसका सही समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है। 4 शब्दों का कविता, बोतल अंदर गड़ी जलंधर। देखिए, ये सिर्फ तथागता ही हैं जिनको कविता मिली नहीं, मिला थी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट इज फाइन। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज इट इज नो प्रॉब्लम। ये सिर्फ तथागता के साथ ही होता है कि इनको हिंदी सीखना पड़ा, बाकी सबको हिंदी सीखनी पड़ती है। बोला जाते हैं या फिर खाना खाते हैं, तरह तरह की हिंदी में से एक हिंदी आपने आज भी सुनी। ये सिर्फ तथागता की यूएसपी है, कृपया इसका इस्तेमाल कहीं ना करें, आपकी पिटाई भी हो सकती है। उपयोग, ये करेक्शन आया, खाना खा ले नहीं बेटा, भोजन खा ग्रहण कीजिए। तो जिन लोगों ने रामायण और महाभारत मिस कर दी है, उन्हें थोड़े दिन तथागता के साथ रहना पड़ेगा, वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। एक दुविधा ये भी होती है, आप लोगों ने सभी ने हाईवे पे ट्रैवल किया होगा। इंडिया में एयरपोर्ट के अलावा पायलट सिर्फ ट्रकों पे नजर आते हैं। ये सिर्फ भारत की पृष्ठभूमि पर ही मिलेगा। अब वाद संवाद तो हो रहा है, लेकिन अगर किसी को कोई सवाल हमारे किसी स्पीकर से करना है तो कृपया हाथ उठाएं, उनसे सवाल कर सकते हैं। सीधा सवाल सीधे स्पीकर से। यस प्लीज, माइक। रिचा सवाल करेंगे किससे? पहली बात तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं एकदम सही टाइम पे पहुँची थी और मैंने सभी को सुना और बहुत 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 अच्छा लगा। तो आई रियली फील दैट कि मैं नहीं आती। तो थैंक यू रुचिका एंड विवेक, ऑल्सो नेहा, सब ने अपने अपने भाव बोले। लेकिन मेरा सवाल राधा रमन जी से है, बहुत ही सिंपल, कि आपके हिसाब से हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक्चुअली अगर हम इतिहास देखें तो ये सनातन धर्म इतनी सुंदर सभ्यता थी कि अगर किसी देश में वहाँ के लोग, अगर उनको, जैसे हम लोग को पता है कि बहुत सारे जो अन्य धर्म को मानने वाले लोग थे, वो अपने देश में उनका कोई साथ नहीं दे रहा था, उनको कष्ट हो रहा था, तो यहाँ पर आके और शरण लेके अपने धर्म का बिना किसी डर से प्रैक्टिस कर सकते थे। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कोई भी आकर अपने धर्म को, अपने सभ्यता को, अपने विचारों को स्वतंत्रता से उसको प्रैक्टिस कर सकता था, पालन कर सकता था, बिना किसी और जो यहाँ के लोग थे उसको उतना ही सम्मान देते थे। ये हिंदुस्तान है। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जब कुछ लोग आकर हमारी सनातन संस्कृति को जब घात पहुंचाने लगे, अगर देखें हमारी जो सभ्यता इतनी सुंदर है, कितने हमारे धरोहर को नष्ट किया गया। नालंदा में हमारी जो पुस्तकालय थे, जब वो पुस्तकालय को जलाया एक लुटेरे ने, तो वो 4-4 महीने तक जलती रही वहां पुस्तकें। इतना ज्ञान का भंडार। लेकिन हमारे लोग इतने सहिष्णुशील हैं, मतलब इतने टॉलरेंट हैं कि वो ठीक है चलो ज्ञान की पद्धति को चले, लेकिन ज्यादा कुछ विरोध नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। क्योंकि जब तक सनातन संस्कृति रहेगी तभी तक सारे लोग जो दूसरे लोग जो प्रैक्टिस कर सकते थे वो कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन हिंदू खत्म हो जाएगा उस दिन दूसरी सभ्यता भी नहीं रह सकेगी, क्योंकि उस समय वो जंगल राज होगा, जिसका भला रहेगा वही रूल करेगा। हमको पता है कि मिडिल ईस्ट की जो सभ्यता में क्रिश्चियन और इस्लाम में कितना बड़ा युद्ध हुआ, और जो यूरोपियन जो कल्चर है उसमें बहुत ही युद्ध हुआ, और एक दूसरे को मतलब ऊपर में हावी होने के लिए हमेशा युद्ध हुआ। लेकिन भारत में आप ये नहीं देखेंगे। तो इसीलिए सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, अगर वो अपने धर्म को प्रैक्टिस करते रहेंगे
तो भारत भारत रहेगा, भारत भारत रहेगा। और यहाँ पर सब लोग जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी प्रेम से रह सकेंगे, क्योंकि भारत वैसा ही सनातन जो ट्रू स्पिरिट है सनातन भारत का वो रहेगा। लेकिन अगर सनातन धर्म का अगर हम जड़े ये खोदेंगे तो फिर खतरा हो सकता है। अब मनोज्ञा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो राधा रमन जी ने बोला, आपको क्या लगता है? मैं तो मॉडरेटर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार ही नहीं। मुझे सुनना है आपसे भी, बिल्कुल सुनना है। अतिथि देवो भव, ये मेरा देश कहता है। ये मेरा सिर्फ देश ही नहीं, मेरा धर्म कहता है। और इसलिए कहता है कि हम एक घर में आने वाले पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि उसे घर में जगह दे देते हैं, ये नहीं सोचते कि कल ये मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। मेरे लिए मेरा देश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आप उसे किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन जब राष्ट्रगान बजता है तो वो किसी भी गाने, धुन, हनुमान चालीसा से ज्यादा दिल को धड़का देता है। आप अगर राष्ट्रगान खड़े होकर किसी विदेशी जमीन पर गा लेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि वो क्या है। क्योंकि 15 अगस्त को एक बार मैं इटली में मैंने राष्ट्रगान गाया है और उसकी अनुभूति अद्भुत है। अद्भुत है विदेशियों के बीच में जोर जोर से अपना राष्ट्रगान गाने की। वो कितना ही खूबसूरत बॉलीवुड का गाना हो, उससे वो फीलिंग। अगर मैं ये कहूँ तो हृदय हृदय की भाषा समझता है और हिंदी हृदय की भाषा है, जो हिंदुस्तान के अगेन ऑन द सेम टॉपिक, उसी चीज़ को अगर आगे खींचते हैं, हम कभी कभी बात करते हैं जाति, वर्ग, समुदाय, देश, बट मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता है और हम एक रिलीजन को लेके चलते हैं। बट कोई ऐसी सत्ता है जो कोई मुसलमान को अलग बना रही है, हिंदू को अलग बना रही है, बुद्धिस्ट को अलग बना रही है, सिख को अलग बना रही है। मतलब मेरे को तो जब हम जोड़ सकते हैं लोगों को, जैसे प्रभुपाद जी ने जोड़ा है हमारी गीता को, रामायण को भागवतम में विभिन्न भाषाओं में भेज करके हमारी रामायण की चौपाइयों से, हमारे भागवत के श्लोक से, गीता के ज्ञान से जोड़ा है। बट हम कहेंगे कि किसी अज्ञानतावश में किसी ने हमारी चीज़ों को जला दिया है तो वो हमारा विरुद्ध हो गया। तो ये परंपरा आई है और ये होता रोज की रोज होता है। अब ये सज्जन है मेरे आगे बैठे हैं, मैं इनसे कुछ बोलूँ, ये नहीं मेरी बात माने तो मैं अपना एक दल खोल लेता हूँ। पर अल्टीमेटली ही एंड मी आर फ्रॉम द सेम वन। हमको तो वो बताइए रूट कहाँ है, रूट कहीं 2-3 है क्या? रूट तो एक ही होगा, दूसरी रूट तो हमको दिखती नहीं है। तो ये जो दूसरे से घृणा का है, भाषा के कारण, पहनाव के कारण, किसी चीज़ के कारण, इसको बंद होना पड़ेगा, इसको बंद होना पड़ेगा। और जिस राज्य ने, जिस समाज ने, जिस देश ने, जिस वर्ग ने इसको पकड़ लिया उसको कोई रोक नहीं सकता। इस पर थोड़ी और व्याख्या कर दे तो बड़ा और क्लैरिटी आएगी। सर शुरुआत आप ही कर लीजिए। ये सवाल है, टिप्पणी है? नहीं, मुझे पूछना होगा ना, उनसे आगे ले जाना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि सवाल गलत ना हो जाए। भगवान जैसे जो रशियन में सूर्य को सन से बोलते हैं, अफ्रीकन में लुआलू बोलते हैं, हर एक लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं। हमको सभी पता है कि भगवान कभी दो नहीं हो सकते, हम एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं, ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, एक ही है। लेकिन जैसे हम लोग स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं तो अलग अलग क्लास होते हैं, क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 है। तो जैसा स्टूडेंट होता है उसके लेवल के अनुसार वो उस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ता है। तो हम क्लास 1 वाले को नहीं बोल सकते कि भैया तुम मूर्ख हो, जैसे क्यों तुम क्लास 1 में पढ़े, देखो मैं कितना हायर स्टडी कर रहा हूँ। नहीं, वो उसके अनुसार का, उसके लेवल का वो पढ़ाई कर रहे हैं और अलग अलग है। मैं इस विषय में नहीं जाऊँगा कि कौन क्लास 1 में पढ़ रहा है, क्लास 2 में पढ़ रहा है, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये है कि बहुत तरह के लोग हैं और अलग अलग पायदान पर हम लोग खड़े हैं भगवान के भक्ति के लिए जो भी हम कर रहे हैं। तो जिसका जो एडवांसमेंट है
उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से भगवान की पूजा कर रहे हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम हो जाता है कि क्लास 1 वाला क्लास 2 से फाइट करने लगता है कि नहीं मेरा देखो जो सिलेबस है अलग है, तुम्हारा बकवास है, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यही है कि हम रिस्पेक्ट करें और दूसरे क्लास में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर टिप्पणी ना करें, या दूसरे स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर में टिप्पणी ना करें, और सबको अप्रिशिएट करें। राधा रमन जी साइंस के स्टूडेंट हैं, इनसे पूछिए 30 साल पहले आर्ट्स के स्टूडेंट्स को कैसे देखते थे। तुम आर्ट्स पढ़ रहे हो, कुछ करना नहीं जिंदगी में। लास्ट खाली 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद रैप अप करेंगे प्लीज। मेरा प्रश्न तथागत दास से है, लेकिन उसके पहले मेरी एक टिप्पणी जो आपने बताई कि आपके घर में अतिथि आए, अतिथि देवो भव सुंदर भाव है, लेकिन वो अतिथि जब आपके घर से निकले ही नहीं और आपके मन में ये भाव आ जाए कि अतिथि तुम कब जाओगे, तो हमारे हिंदुस्तान में कुछ, हमारे भारत में कुछ हिंदुस्तान में आए थे अपना धर्म फैलाने के लिए, अपनी बात फैलाने के लिए, जीतने के लिए, लूटने के लिए, और जम के बैठ गए यहाँ पे, तब हमें उनसे तकलीफ हो गई थी। मेरा प्रश्न वो नहीं था, वो टिप्पणी थी आपकी बात पे। लेकिन मेरा प्रश्न तथागत दास से ये है, जब आज का, सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूँ सन्मार्ग को, जिन्होंने आज वाद संवाद रखा है, विवाद की तरफ अपना मुख कर रखा ही नहीं। और मनोज्ञा जी आपने बड़ी सुंदरता से इस विवाद शब्द को बिल्कुल ड्रॉप करके वहाँ वाद और संवाद को रखा है। तो बात जब आई कि सिर्फ हिंदी, क्या हिंदू बोलता है, और या आज का जो विषय कि हिंदू ही बोले हिंदी, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि आज का विषय सही मायनों में था कि हिंदी उसकी है, जो वशिष्ठ जी ने खास करके बताया कि हिंदी उसकी है जो हिंदी बोले, हिंदी समझे, हिंदी की आत्मा को समझे। तो मैं तथागत दास से जानना चाहता था, हालांकि वो अपनी भाषा में हिंदी पर उनका इतना अधिकार नहीं है, वो बता रहे, और बहुत अच्छा अधिकार इनका है, अच्छी भाषा ही हिंदी जानते हैं, हिंदी की आत्मा को पहचानते हैं ये। लेकिन मुझे तथागत दास ये बताएं कि आज की तारीख में, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, उसमें किसी भी भाषा में अपनी बात को हम रखें, लेकिन आज हिंदुस्तान, आज हमारे बंगाल में हिंदी भाषी क्या सिर्फ हिंदू है, या हर बंगाली, हर बंगला भाषी, हर बंगाल वासी जो बंगला की धरती पर जो जन्मा है और बंगला भाषा को भी जानता है, लेकिन वो अपनी भाषा, उसकी जुबान अगर हिंदी है, तो क्या वो बंगाली नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है, फिर भी मैं जवाब देने का कुछ प्रयास करूंगा। एक तो विषय है कि जो मैं मेरे भाषण के शुरू में जिक्र किया था कि हिंदी भाषा कौन सा होता है। आप लोगों में कोई अगर बहुत पुराने फिल्म किस्मत देखे होंगे तो उसमें आप सब देखेंगे कि लोग एक दूसरे से मिलते, वो हिंदी फिल्म था, वो लोग एक दूसरे से मिलते तो कहते थे आधा वर्ष, पर बाद में आजकल तो ऐसा नहीं कहा जाता है, नमस्कार कहा जाता है। भारत में नमस्कार या नमस्ते कहा जाता है, वणक्कम कहा जाता है, और भी कुछ कहा जाता है, लेकिन आधा वर्ष नहीं कहा जाता है। तो इसका वजह यह है कि हिंदी भाषा का इवोल्यूशन हुआ। ये जो भाषा आप वो किस्मत फिल्म में देखेंगे वो है हिंदू, उसको हिंदुस्तानी कहा जाता था, और हिंदुस्तानी का विशेष एक मान्यता दिया गया था ये आजाद हिंद फौज में, जहां नेताजी सुभाष चंद्र ने घोषणा किए थे कि आगे भाषा होगा, आजाद हिंद फौज का भाषा होगा रोमन हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो है वो रोमन लिपि में, जिसमें हम अंग्रेजी या फ्रेंच लिखते हैं, उसी लिपि में लिखा जाएगा, यही भाषा होगा। लेकिन बाद में आजाद हिंद फौज तो कामयाब नहीं हो पाया और देश भी विभाजित हो गया, तो पृष्ठभूमि बिल्कुल बदल गया, तो अभी हिंदी का स्थिति भी बदल गया। तो इसके चलते मैं इतना कहूंगा कि हिंदी जो कहते हैं भाषा हिंदी उसी की भाषा है। हिंदी क्या मेरी भाषा नहीं है?
मैं जब फॉर्म फिलअप करता हूँ और लिखता हूँ कि क्या क्या भाषा आप जानते हैं, तो उसमें क्या हिंदी में नहीं लिखता हूँ, जरूर लिखता हूँ। इंग्लिश, बंगाली, हिंदी लिखता हूँ। और संयोग से ये है कि हम तीनों यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम एक चौथा भाषा भी जानते हैं। हम तीनों रशियन बोलते हैं, पता नहीं कैसे ये हुआ संयोग, पर वो खैर वो अलग बात है। मैं समझता हूँ कि हिंदी, जो हिंदी जानते हैं और जो हिंदी को अपनाते हैं, हिंदी उसी की भाषा है। जैसे हिंदू कौन है? जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो हिंदू है। ऐसे सिख लोग में बहुत कुछ लोग हैं, बहुत लोग हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं। तो मैं उनको कहता हूं कि आप हिंदू नहीं है, लेकिन पर मैं सिख हूं। मैं तो कह सकता हूं कि मैं सिख हूं। मैं हेमकुंड साहिब होकर आया, हेमकुंड साहिब में 3 डुबकी लगा कर आया। ये कोई आसान काम नहीं है, और इसलिए गया कि गुरु गोविंद सिंह को मैं बहुत भक्ति करता हूं। तो ऐसे आपको प्रश्न का जवाब देने का मैं आखिर में इतना ही कहूंगा कि जो हिंदी को प्यार करते हैं, जो हिंदी अपना भाषा बोलते हैं, वही हिंदी भाषी है, हिंदी उसी का भाषा है। हमारे पास 2 मिनट का समय है। आशीष जी कुछ बोलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। एंड एक रिक्वेस्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चन है, बट प्लीज एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में क्वेश्चन करिए, नो कमेंट्स, नथिंग। हाँ, कम। विवेक जी, आशीष जी एक सवाल बोलना चाहते थे, आप बोलिए, उसके बाद सवाल लेते हैं। आशीष जी आप बोलना चाहते हैं? जी, आज का ये जो हमारा विषय रहा, हिंदू बोले हिंदी, इस पे बहुत तरह के विचार आए और बहुत तरह का मंथन हुआ। दरअसल हिंदू को सनातन संस्कृति प्रवृत्ति से जोड़ करके आज हमारे आचार्यवर ने हमारे बीच में अपनी बात रखी। मैं उसके 1-2 प्रत्यक्ष प्रमाण देना चाहता हूँ कि हिंदू इतनी सहिष्णु कैसे है और इसकी भाषा इतनी सहिष्णु कैसे है। क्योंकि हीनम दुष्यति इति हिंदू, ये हमारे वेदों की उक्ति है, ये हमारे उपनिषदों में और पुराने जितने भी हमारे प्रकल्प हैं उसमें ये बात कही गई है कि जो हीनता अथवा नीचता का त्याग करके सबको अपना लेता है वही हिंदू है, और उसकी भाषा हिंदी है। आप बहुत दूर मत जाए नील जी, मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। इकबाल एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी और उस कविता का शीर्षक था तरानाए हिंद। उन्होंने कहा क्या, जरा उस कविता को सुनिए, उसके बाद आपके मन में कोई संशय बचेगा ही नहीं। उन्होंने कहा, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अरे क्या सोच करके इकबाल ने कहा। उनके इकबाल को देखिए, उनकी सोच को देखिए कि वो जब किसी और मुल्क से, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन जब वो भारत में पले बढ़े और अपने रचना धर्मिता को हम सबके सामने लाए, तो उनके मन मस्तिष्क पे एक बात तो बहुत मतलब अच्छी तरह से सिद्ध होती है कि उन्होंने भारत को एक राष्ट्र पुरुष के रूप में देखा। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि भारत भूमि को किसी जमीन के टुकड़े की तरह मत देखो, भारत भूमि अपने आप में एक राष्ट्र पुरुष है, एक पूरी संस्कृति है, और उस संस्कृति को अभिव्यक्त करने की जो भाषा है वो हिंदी है। इसलिए जितनी सहिष्णुता हमारे धर्म में है, अगर आप धर्म के एंगल को लेके चलते हैं भिक्षु जी, हमारे वशिष्ठ भाई, तो धर्म के एंगल से भी हम इतने सहिष्णु हैं कि आप हमें 100 गाली दे दो, एक हिंदू चुप रहेगा। लेकिन काश आप भी उतने ही सहिष्णु हो जाए कि हम आपको 2 गाली दें और आप चुप रह जाओ। बात ये है, अगर आप हिंदी को 100 तरह की, अभी इन्होंने कहा कि 1 बोतल अंदर पहुंच गए जलंधर, हमने बुरा थोड़ी माना, हमने बुरा नहीं माना, क्योंकि हम सहिष्णु लोग हैं, हम सह लेते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में धैर्य नाम का शब्द है, और उस धैर्य को जो धारण कर ले वही धर्म कहलाता है। इसलिए हिंदू सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे विशाल संस्कृति है, और हिंदी आज विश्व की सबसे बड़ी भाषा है। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां कहूंगा, मनोज्ञा जी आपको रोक रहा हूं, 2 पंक्तियां मैं उदय प्रकाश की कहना चाहता हूं। हो सकता है इसके बाद मुझे कहने का मौका न मिले। जो ट्रकों के पीछे लिखा गया है, आदरणीय तथागत जी ने कहा कि इनके मन पे उतर गई, बहुत सही बात है भाई। वो चुन के ऐसी बातें लिखते हैं कि आपके मन को अट्रैक्ट करे, आप उसके तरफ बढ़ें और उसको पढ़ें।
बिहार में कई ट्रैक्टर पे लिखा होता है लटकले बेटा तो गेले। मैंने कहा अरे भैया ये क्या होता है, ये कौन सी भाषा है? दरअसल ये हिंदी नहीं है, ये हमारे डायलेक्ट है, हमारी बोलियां हैं, जिसको अपभ्रंश के रूप में, भाई गुजराती में भी ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिसमें हम आनंद लेते हैं। लेकिन मैं एक कविता आपके बीच में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ सोचता भी नहीं है, आदमी मरने के बाद कुछ सोचता भी नहीं है। जब आदमी बोलना और सोचना बंद कर देता है तो आदमी मर जाता है, आदमी मर जाता है। तो इससे पहले कि आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति और आपकी भाषा उन लोगों के द्वारा मार दी जाए जो हमारे इस भूमि पे आए थे और ये कह कर आए थे कि हम कुछ व्यापार कर लेंगे, ये कह कर आए थे कि हम कुछ प्यार कर लेंगे, आज वो हमें हमारी हिंदी से, हमारे धर्म से दूर करने का जो उन्होंने सिलसिला चलाया है, उसी को रोकने के लिए आज ये संवाद रखा गया है। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है, वाद है, संवाद है, जिससे समाज का परिष्कार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं कौन से ट्रकों की बात कर रहे हैं, मुझे तो वही ट्रक दिखते हैं जिन पे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और मैं कभी कभी कैमरामैन को देखती हूँ, कभी खुद को देखती हूँ, अरे भाई तेरे लिए लिखा है, मेरे लिए तो नहीं है। तो वो भी लिख देता है, वो भी कह देता है जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। क्या कहें हम। एक सवाल था एक बच्चे का। सादर नमन आप सभी को। मेरा नाम नीरव नागौरी एवं मैं 14 वर्ष का हूँ। मेरा प्रश्न है वशिष्ठ सर से। सर, आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं इन शब्दों पे। ये शब्द मैंने आरएसएस के जो सरसंघ चालक है श्री मोहन भागवत राय, उनके एक स्पीच में सुना था। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान है यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम है यहाँ। इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, मैं यह जानना चाहता हूँ। पहले तो आप लोग तालियां बजा दें। इस बच्चे ने सिर्फ 3 जोरदार तालियां हो शब्दों का इस्तेमाल किया है इतने शब्दों के बीच में। ओपिनियन पूछा है अंग्रेजी में। पर मैं तो ये एफर्ट के लिए बहुत सारा एक अभिवादन करना चाहूंगा इस पर। मैं तो इस साइड पे हूं ना, आई नेवर फॉरगेट माई साइड्स। मुझे अभी नाना पाटेकर जी की बहुत याद आ गई, जिसमें ये हथेली पे खून रखते हैं और कहते हैं ये हिंदू का, ये मुस्लिम का, ये किसका। सो मैं यहाँ पे एक ही बात कहूंगा, ये सारी बातों में वैसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, पर अगर हम जिंदगी में, मैं तुम्हें और तुम मुझे एज अ ह्यूमन देखना शुरू करोगे, और अगर मुझ में कुछ अच्छी बात है तुम उससे कुछ सीखोगे, तुम में कुछ अच्छी बात है मैं कुछ सीख लूंगा, तो वो मेरा धर्म है, वो मेरी भाषा है। सो वो बात कहीं ना कहीं वो तुम्हें समझाने का ट्राई कर रहे हैं। तो एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन अगर देखने का ट्राई करोगे तो वही सही भाषा है, फिर वो हिंदी हो या फिर वो लगाई हुई बिंदी हो, सब एक है। मेरी टीचर कहती थी हिंदी में आएगी बिंदी, उसके बाद नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि उन्हीं का कमाल है कि आज मैं यहाँ पर हिंदी इतनी धारा प्रभाव बोल लेती हूँ, इसलिए उनको तो असंख्य धन्यवाद। और सबसे पहले साधुवाद आप अपने माता पिताओं को दीजिएगा जिन्होंने आपको आज यहाँ पहुंचाया है। तथागत ने कहा कि हम लोग नमस्कार करते हैं, पता नहीं नमस्कार कौन करता है, लेकिन फोन उठाते ही सिर्फ और सिर्फ नमस्कार अगर कोई बोलता है तो अमिताभ बच्चन। बाय गॉड पका दिया है उन्होंने नमस्कार कर करके। कभी तो लगता है सामने वाले ने फोन भी उठा लिया और मैंने नमस्कार कर दिया है, फिर लगा वो ऑटोमेटिक बोले ही जा रहे हैं। इसलिए हम नमस्कार कम करते हैं, हेलो ज्यादा करते हैं। कुछ हो ना हो, अगर रोज एक हिंदी का शब्द सीखेंगे तो आपके पास एक नया शब्दकोश तैयार हो जाएगा। डिक्शनरी नहीं, अपना शब्दकोश। इस कोशिश को आज से ही अगर शुरू करें तो अगले साल तक जब हम आपसे मिलेंगे तो आपके पास 365 अधिक हिंदी के शब्द होंगे जिसका आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, उपयोग कर रहे होंगे हर रोज। एक भाषा को सीखने में उतना ही समय लगता है जितना आपको कांटा और छुरी से खाने में लगता है। जरूरी नहीं है कि आपको कांटा छुरी से खाना आना हो या आता हो, लेकिन जब आप किसी 5 सितारा होटल में हाथ से खाएंगे और कांटा छुरी से खाएंगे, वो भी तब जब आपको कांटा छुरी से खाना आता हो और आप हाथ से खाएं। वो चॉइस है, वो आपकी चॉइस है और उसमें एक अलग स्वाभिमान होता है। इसलिए ये ना सोचें कि कौन क्या सोचेगा, सबसे पहले ये सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं।
विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो सबसे ज्यादा हिंदी में मूवीज सिनेमा बनाती है, फिल्में बनाती है, लेकिन अधिकतर उनके अदाकार कलाकार अंग्रेजी ही बोलते हैं, लेकिन पैसे कमाते हैं हिंदी बोलकर। आप ये सब जानते हैं, ये देखते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं। हिंदी सच में एक वैज्ञानिक भाषा है। टीओडू डिओडू जियोगू नहीं गो है। बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत थप्पड़ भी खाए हैं सबने। किसी भाषा को छोटा करने से आप बड़े नहीं हो जाएंगे। तरकीब है कि आप कैसे अपनी लाइन इतनी लंबी कर दें कि बाकी सब उसके आगे छोटे दिखने लगे। इस वाद संवाद में शामिल होने के लिए आप सभी को असंख्य धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फिर आते रहिएगा और सन्मार्ग पढ़ते रहिएगा। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। धन्यवाद मैं दे दूं मनोज्ञा जी? सॉरी। नहीं, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगी। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद सन्मार्ग वाद संवाद का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ वाद भी हुआ, थोड़ा विवाद भी हुआ, संवाद भी हुआ, बट हर डिबेट का एक अंत होता है। हम लोग बोलते हैं कि एक कंक्लूजन पे आना चाहिए। कंक्लूजन यही है कि हिंदी और हिंदुस्तान बहुत सहनशील है, और वुमन है आखिर तो सहनशील तो होगी ही। तो आखिर में ये बात भी कह दी। बट हिंदी सब पढ़ते हैं, सब बोलते हैं, हिंदी हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ये टॉपिक फॉर या अगेंस्ट के लिए नहीं था, बट अंत में यही बोलना है कि सब हिंदी पढ़े, सब हिंदी बोले, और जैसा कि किसी ने कहा कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दिल की बात रखने के लिए हिंदी ज़रूर बोले और पढ़ें। और धन्यवाद आप सबका कि आप जुड़े, और सबसे बड़ा धन्यवाद मनोज्ञा जी का कि इतने जज्बाती लोगों के बीच में उन्होंने इतनी खूबसूरती से इस मंच को संभाला है कि सच में मंच आपकी भाषा बोलता है मनोज्ञा जी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मनोज्ञा जी में मन भी है, ज्ञ में ज्ञान भी है। तो ये मन के ज्ञान से बातें करती है, इसीलिए सब यहाँ बिल्कुल ओत-प्रोत हो जाते हैं, बिल्कुल मन से ही बातें करती हैं। धन्यवाद आपका। ये 2 दिन से 3 नहीं बल्कि 5 मिनट की तैयारी करिए, जो आप लोग सोच रहे कि पता नहीं कितनी तैयारी होगी। ये सिर्फ इन्होंने यहाँ आके चाय पीते हुए 5 मिनट की तैयारी करी है, इसलिए इनके लिए एक बहुत ज़ोरदार ताली हो जाए। और धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद इस मंच का। और आशीष जी आप दिल्ली से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले, पूरा जोश आ गया। और हमारे जो आरजे वशिष्ठ जी हैं यहाँ आए अहमदाबाद से, तो इस कोरोना काल में ट्रैवल करने के लिए, और तथागता 5 मिनट से आए की दूरी पर ही आए। जो मैंने फ़ोन किया बोले मेरा घर यहीं है, बट तथागता थैंक यू। चाहे ट्रक पे लिखा हो, चाहे जहाज़ पे लिखा हो, हिंदी जहाँ भी लिखी हो वो बहुत सुंदर लगती है और उसको पढ़ने में मज़ा आता है। अंत यही है, कहाँ लिखा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पढ़ना और बोलना आना चाहिए हिंदी, यही मर्म है। धन्यवाद। मैं सॉरी यश, आपके बिना यश नहीं होता है मंच का, तो प्लीज़ हमारे साथ जो ये पूरा कार्यक्रम हुआ है बीआरसी के सौजन्य से, हमारे बीच में बीआरसी के कन्वीनर श्री यश नथानी जी। यश जी आप सेंटर स्टेज से आइए ना, यहाँ से, ठीक है। जिन लोगों ने वाद संवाद को सफल बनाया है और इस पर परिश्रम किया है, मैं उन सब का बहुत आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वक्ताओं को मैं अंतर्दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने अपने वक्तव्य से आज के विषय पर अपने विभिन्न पहलू रखे। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद सन्मार्ग परिवार को, बीआरसी परिवार को, और सबसे ज़्यादा आप सभी श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम में आए और इसकी शोभा बढ़ाए। आपका उत्साह हमें निरंतर प्रेरित करता रहता है कि हम बीआरसी में और ऐसे कार्यक्रम पेश करें। एक बार फिर सबको धन्यवाद। एक बार और मैं अपने सभी प्रायोजकों को धन्यवाद देती हूँ। बंगाल रोइंग क्लब, थैंक यू फॉर द वेन्यू, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलीशियस फूड। एसोसिएट पार्टनर आकाश इंस्टीट्यूट एंड टी फाउंटेन। ट्रैवल पार्टनर एयरकॉम ट्रैवल्स। सेफ्टी पार्टनर बी श्योर। फूड पार्टनर द वॉल। ब्रॉडकास्ट पार्टनर सिटी केबल। रेडियो पार्टनर 93.5 रेड FM। PR पार्टनर मीडिया कनेक्ट। Social media partner Creative Machines. Photography partner Make My Wedding. Event partner San Entertainment. partner
Civils, Print Partner, The Print Factory CEI Print Pack Private Limited, and Art Printing House Private Limited. Thank you so much.